परिणामी सदिश के लिए गणितीय सूत्र, रिजल्टेंट वेक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है ये हम देखेंगे हम यहाँ पर। तो समांतर चतुर्भुज वाला प्रमेय लेके चलते हैं। तो ओ ए और ओ बी जो है समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं जिनके बीच का कोण क्या है, ओ ए और ओ बी का थीटा है। और परिणामी सदिश वेक्टर आर से जो है वेक्टर ए अल्फा कोण बना रही है। ठीक है, हमको अब ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ ए है तो यहाँ ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, अब मुझे इस ओ सी परिणामी सदिश का मान निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका मान निकालने के लिए ये एक त्रिभुज बन जाएगा। परंतु यदि समकोण त्रिभुज इसको बना ले तो क्या होगा, हमको ये कर्ण का काम करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस ओ ए भुजा को बिंदु डी तक आगे बढ़ाई और सी से डी को मैंने मिला दिया। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिससे इस परिणामी सदिश का मान निकालना हमको आसान होगा। ठीक है ना। तो माना वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य कोण थीटा तथा उनका परिणामी वेक्टर आर है। बिंदु सी से बढ़ाए गए ओ ए पर लंब सी डी डाला। ठीक है, लंब सी डी डालो। कोण बी ओ ए इज इक्वल टू है थीटा। कोण सी ए डी इज इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है, संगत कोण की परिभाषा से ये जो है यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा संगत कोण की परिभाषा से। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज सी डी ए में लेते हैं। सी डी ए में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या होगा, सी डी, और कर्ण क्या होगा, ए सी। ठीक है, तो सी डी का वैल्यू निकालनी है हम। तो सी डी इज इक्वल टू हो गया ए सी साइन थीटा, पक्षांतर कर दिए। ए सी की वैल्यू क्या है, तो ए सी देखो ये वेक्टर के रूप में नहीं है, परिमाण के रूप में है। तो हम इसको परिमाण के रूप में ही लिखेंगे यहाँ। ठीक है ना, बी के मान को। तो यहाँ बी लिख दिया मैंने, बी साइन थीटा, कहीं भी वेक्टर नहीं लगाएंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब यहाँ लगाइए इस त्रिभुज में आधार, तो आधार है ए डी, कर्ण क्या है, ए सी। तो ए डी का मान आ गया ए सी कॉस थीटा, ए सी का मान बी है, ए सी का मान बी है। ठीक है ना। तो हमारे पास ए डी और सी डी का वैल्यू आ गया, ए डी और सी डी का। ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज सी डी ओ में। त्रिभुज सी डी ओ में इस पूरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कर्ण का वर्ग ओसी का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना। ओ डी देखिए, ओ डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ ए प्लस ए डी, तो मैंने वही लिखा है ओ ए प्लस ए डी, और सी डी एज इट इज़। ठीक है, ओ ए का मान है हमारे पास ए और ए डी का मान है बी कॉस थीटा, ए डी का मान, सी डी का मान है बी साइन थीटा। यही मान निकालने के लिए हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला है। ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया जो भी वैल्यू है वो पुट कर दिए, फिर आगे सॉल्व कर दिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2ab होता है, साथ में कॉस थीटा है तो मल्टीप्लाई कर दिए, इसका स्क्वायर किए। ठीक है, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब बी स्क्वायर बस बचेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है इस प्रकार से आ जाएगी √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही परिणामी सदिश के परिमाण के लिए व्यंजक है। यहाँ देखो ये मॉडुलस को व्यक्त कर रहा है ना, परिमाण। ठीक है, मापांक को दर्शा रहा है, यहाँ वेक्टर नहीं है मतलब वो मापांक को दर्शाएगा, परिमाण के लिए व्यंजक है। आगे देखते हैं, यदि परिणामी वेक्टर आर सदिश वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बनाता हो, हम लोगों ने देखा है यहाँ ये परिणामी जो है वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण यदि बनाए तो उसका मान कैसे निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज सी डी ओ में tan अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। समकोण त्रिभुज सी डी ओ में tan थीटा इज इक्वल टू लगाएंगे लंब बटे आधार।
तो हमारे पास आ जाएगा लंब सी डी आधार है ओ डी, सी डी अपॉन ओ ए प्लस ओ डी आ जाएगा। डायग्राम से हम देख ही चुके हैं। तो इसका मान होता है बी साइन थीटा, इसका मान होगा ए और इसका मान है बी कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो कोण का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। केसेस है हमारे पास, ठीक है, ये देखते हैं अब। यदि दोनों सदिश परस्पर समांतर है, ठीक है, इस प्रकार से है, वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के समांतर है और एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है क्या, नहीं, तो 0 अंश, ठीक। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। आर का मान कितना आ गया, a प्लस बी, यही अधिकतम मान है भाई, जोड़ेंगे तभी तो अधिकतम आता है, किसी चीज़ को घटाने से कम होगा, जोड़ने से अधिक होगा। तो ये अधिकतम मान होगा जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तब, ठीक है, परिणामी सदिश जो है अधिकतम आता है। टेन अल्फा, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कौन से अंश का मान 0 होता है, तो टेन 0 अंश का मान 0 होता है, तो मैंने यहाँ टेन 0 अंश लिख दिया, टेन टेन कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। यहाँ से देख सकते हैं परिणामी सदिश का जो कोण है वो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, ठीक है। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, एक सदिश इस दिशा में है वेक्टर ए और दूसरा सदिश उसके विपरीत वेक्टर बी इस प्रकार से है, तब क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण जो है 180 डिग्री हो जाएगा। कितना, 180 डिग्री। तो कॉस 180 का मान होता है -1, तो यहाँ रख देंगे -1। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, मतलब r इज इक्वल टू आ गया a माइनस बी। तो परिणामी सदिश इसमें सबसे न्यूनतम हो रहा है क्योंकि घट रहा है वैल्यू एक दूसरे से, ठीक है। अब कोण की वैल्यू निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 180 रख दिए, तो टेन साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये भी पूरा टर्म 0 हो गया। अभी भी जो परिणामी सदिश है उसका कोण क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, एक वेक्टर ए इस प्रकार है और दूसरा वेक्टर बी इस प्रकार है, तब रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश किस प्रकार से आएगा, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी। कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस बचा। तो ये हो गया परिणामी सदिश यदि दोनों क्या हो, लंबवत हो एक दूसरे की। टेन अल्फा, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 90, तो कॉस 90 ये वाला टर्म 0 हो गया, क्या बचेगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना, और कॉस 90 होता है 0। तो हमारे पास टेन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ गया, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। अब यदि दोनों सदिश बराबर हों, ए बराबर बी हो, ठीक है, उनका परिमाण बराबर हो, तब क्या आएगा, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए रख दिए, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। एक स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन निकला, a जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, √2 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। परंतु हमको चाहिए कॉस थीटा का, तो 2 थीटा है तो कॉस थीटा रहता है। अब कॉस थीटा इधर हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। यहाँ 2 से भाग दे दिया मैंने थीटा में, तो इस ओर भी भाग दी, इस ओर भी, तो क्या आ गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये थीटा बाई 2। समझ में आया सभी को। तो यहाँ मैंने लगाया कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 से 1 कैंसल, तो ये 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर लिख ली, वर्ग से वर्गमूल कट गया, ठीक है। तो r बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। टेन अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन a प्लस a कॉस थीटा, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ a रख दो भाई, सॉरी। टेन अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन a प्लस a कॉस थीटा, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ a रख दिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, इस कॉमन निकल जाएगा, कैंसल, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। पुनः फॉर्मूला लगाएंगे, साइन
2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा में जो है मैं 2 का डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो वही फॉर्मूला पहले लगाया है। कॉस थीटा का तो हम देख ही चुके हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 पिछले अभी देखा था हम लोगों ने। तो क्या हो गया, ये 1 से 1 कैंसल, फिर क्या बचा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसल, एक कॉस से एक कॉस कैंसल, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बचा, मतलब ये 10 थीटा बन जाएगा। तो 10 थीटा की जगह थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। अर्थात परिणामी सदिश और वेक्टर ए के बीच का कोण जो है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं। आगे है हमारे पास टॉपिक सदिशों के योग का बहुभुज नियम। ठीक है ना, अब यहाँ सदिशों को बहुत सारी भुजाओं के रूप में दर्शाएंगे और उनका योग निकालेंगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, माना हमें सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी और वेक्टर डी का योग करना है। ठीक है ना, तो ओ ए बराबर मैंने वेक्टर ए से दर्शाया है, ए बी बराबर वेक्टर बी, बी सी बराबर वेक्टर सी, सी डी बराबर वेक्टर डी। ठीक है, इस प्रकार से है। तो परिणामी सदिश वेक्टर ओ डी क्या होगा, तो इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, जितनी भुजाएं हैं उन सभी का क्या होगा, योग होगा। ऐसे समझ सकते हो, ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसका परिणामी वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, एक भुजा और जोड़ दिए वेक्टर सी, अब इसका और इसका परिणामी क्या आएगा, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आएगा। ठीक है, एक भुजा और जोड़ दिए वेक्टर डी, अब इनका परिणामी, इन दोनों का परिणामी कितना आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, यही सदिशों के योग का बहुभुज नियम है। बहुत सारी भुजाओं के रूप में सदिशों को दर्शाया गया है, इसलिए ये सदिशों के योग का बहुभुज नियम है। ठीक है, सदिश का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर ए प्लस बी यदि निकालेंगे तो वेक्टर बी प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है, सदिशों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, सभी को पता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। सदिशों का व्यवकलन मतलब होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश है, तब वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने का अर्थ है कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ना। समझ में आया सभी को, वेक्टर ए इस प्रकार से है, माइनस मुझे करना है इस वेक्टर बी को। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, वेक्टर ए प्लस लिखा है मतलब माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब माइनस जुड़ गया मतलब उसकी दिशा बदल जाएगी, ये इस ओर था तो इस ओर आ जाएगा। ठीक है, तो यही कहने का तात्पर्य है कि दो सदिशों को घटाने का अर्थ है कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ा जाए। ठीक है, इसका परिणामी इस प्रकार से आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। शून्य सदिश क्या होता है देखते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो शून्य सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण शून्य हो, भाई उसका मॉड क्या हो, शून्य हो। शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है या स्वेच्छ होती है, अपने अनुसार से ले सकते हैं। शून्य सदिश को डार्क करके जीरो के ऊपर वेक्टर से निरूपित किया जाता है तथा इसका मापांक क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है ना, भाई जीरो का मापांक क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा ना। ठीक है, शून्य सदिश के गुण देख लेते हैं। किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ने या घटाने पर मूल सदिश ही प्राप्त होता है। वेक्टर ए में वेक्टर जीरो जोड़ो तो वेक्टर ए मिलेगा, घटाओ तो भी वेक्टर ए। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। किसी वास्तविक संख्या में शून्य सदिश का गुणा करने पर गुणनफल शून्य सदिश मिलेगा। ठीक है ना, किसी सदिश में शून्य का गुणा करने पर गुणनफल शून्य सदिश मिलता है। सदिश के साथ शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य सदिश मिल गया। ठीक है ना, अब जो है इम्पॉर्टेंट आ गया हमारे पास, ये वेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, एकक सदिश। ठीक है, या इकाई सदिश भी कहते हैं इसी को। ठीक है ना, तो
एकक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। यदि किसी सदिश का हमने मापांक निकाला, मॉड निकाला, तो उसका मान 1 आ गया। ठीक है, यूनिट मतलब क्या, एक आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, उसको कैसे दर्शाते हैं ये देखिए। सदिश वेक्टर ए की दिशा में एकक सदिश वेक्टर ए कैप, ये कैप जैसा कुछ नजर आ रहा है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए कैप से निरूपित किया जाता है। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। ठीक है ना, ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए, तथा वेक्टर बी है तो वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अतः यदि इसका मैं मापांक निकालूंगी तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो इसे क्या कहेंगे, ए कैप को, बी कैप को हम एकक सदिश कहते हैं। ठीक है।